जब फिरोज शाह मर गया तो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक हुकूमत इंडिया में खत्म हो गई। उसके बाद द सैयद डायनेस्टी शुरू हुई, यानी सैयद खानदान के लोगों ने हुकूमत करना शुरू किया। और यह हुकूमत कब शुरू हुई? 1414 में, 1414 में यह हुकूमत शुरू हुई। और इस हुकूमत की बुनियाद किसने रखा? खिजर खान सैयद ने। खिजर खान सैयद ने इस हुकूमत की बुनियाद रखा, जो कि मुल्तान का गवर्नर था। ठीक है, मुल्तान का गवर्नर था। उसने दिल्ली पर हमला किया। फिरोज शाह तुगलक की हुकूमत को खत्म करके उसने सैयद हुकूमत शुरू की। दिल्ली पे हमला करके उसने बहुत से उसके क्या कहते हैं, बहुत से बादशाहों को उसने हराया। He suppressed many rebellions। ठीक है, उसने बहुत से हमला करने वालों, उसके जो बराबर के बादशाह थे, अलग अलग स्टेट के जो बादशाह थे, बहुत सारे बादशाहों के ऊपर से के साथ उसने जंग करके उसे हराकर सैयद डायनेस्टी उसने कायम की। उसके बाद अपने हुकूमत में उसने इंसाफ कायम किया, यानी किसी के साथ नाइंसाफी उसने नहीं की, और उसने अपनी हुकूमत में अमन और अमान कायम किया। मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन और आलम शाह, ये इसके हुकूमत के बहुत बड़े बड़े बादशाह गुजरे। बहलुल लोधी डिफीटेड आलम शाह। आलम शाह जो इस हुकूमत का चौथा बादशाह था, इस बादशाह को बहलुल लोधी ने, लोधी डायनेस्टी का बादशाह ने इसे हराते ही सैयद डायनेस्टी की हुकूमत खत्म हो गई। और उसके बाद लोधी डायनेस्टी शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1451 में। सैयद डायनेस्टी कब तक चली? 1414 से लेकर 1451 तक। 35 साल तक सैयद डायनेस्टी के बादशाह हुकूमत करे हिंदुस्तान पर। 35 साल के दरमियान 4 बादशाह गुजरे। कौन? खिजर खान सैयद, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन और आलम शाह। ये सारे लोगों ने अपनी हुकूमत में इंसाफ कायम किया, अमन और अमान सलामती कायम की, और सबके साथ बेहतर सलूक करते रहे। उसके बाद बहलुल लोधी, जो लोधी खानदान का बादशाह था, उसने जो है सो आलम शाह, जो आखिरी बादशाह सैयद डायनेस्टी का था, उसे कत्ल करके, उसकी हुकूमत खत्म करके अपनी हुकूमत उसने शुरू कर दी। किसने? लोधी डायनेस्टी के बादशाह बहलुल लोधी ने। दिस इज द लास्ट सल्तनत डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। अब ये दिल्ली पर हुकूमत करने वाला सबसे आखिरी खानदान है। कौन सा? लोधी खानदान। इसने हुकूमत की 1451 से 1526 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 70 सालों तक लोधी के खानदान के बादशाहों ने हुकूमत की। बहलुल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी व द सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी। इस हुकूमत में 3 बादशाह गुजरे। कौन से? बहलुल लोधी था, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी था। सिकंदर लोधी कॉन्क्वर्ड बिहार, बंगाल, धौलपुर एंड चंदेरी। जब सिकंदर लोधी बादशाह बना तो उसने बिहार पर कब्जा किया, बंगाल पे कब्जा किया, धौलपुर पे कब्जा किया और चंदेरी पे कब्जा किया। ही एस्टैब्लिश्ड पीस एंड ऑर्डर इन दिल्ली। और जब ये दिल्ली में हुकूमत करता था तो उसने अपने हुकूमत में, अपने बादशाही में अमन और अमान कायम किया, सलामती कायम की, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। इब्राहिम लोधी द सक्सेसर ऑफ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के मरने के बाद इब्राहिम लोधी बादशाह बना। ऐसा बादशाह था कि उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इब्राहिम लोधी was the successor of Sikandar Lodi was incompetent. Afghans were invited to invade India by governors Alam Khan and Daulat Khan. Thus, Babur invaded India. He defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526 and established the Mughal rule in India. ठीक है, इतना बहादुर बादशाह था कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी 70 साल की हुकूमत के बाद बाबर, जो कि मुगल खानदान का बादशाह था, उसने इब्राहिम लोदी की हुकूमत पर हमला किया, इब्राहिम लोदी को खत्म किया, इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद लोदी खानदान की हुकूमत खत्म हो गई और यहाँ से मुगल खानदान की हुकूमत इंडिया पे शुरू हुई। मुगलों की हुकूमत इंडिया पे शुरू हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक है, दिल्ली में जितने भी बादशाह गुजरे, खिलजी डायनेस्टी के, सैयद डायनेस्टी के, लोधी डायनेस्टी के और गौरी खानदान के जितने भी बादशाह गुजरे, वो लोगों ने दिल्ली के लिए और हिंदुस्तान के लिए क्या क्या काम किए वो इसमें हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वेर डिक्टेटोरियल रूलर्स।
They were also the commanders of the army and chief justice too. The administration was in accordance to Quran. Sardars, amirs and ulamas had considerable influence over that administration. जब सारे मुसलमान बादशाह दिल्ली में हुकूमत करते थे तो बादशाह को ही फैसला सुनाने का हक था, मतलब कि बादशाह ही जज था, बादशाह ही आर्मी का बड़ा था, आर्मी मिलिट्री का बड़ा बादशाह ही था और फैसला भी बादशाह सुनाता था। लेकिन फैसला होता था कुरान शरीफ के अहकाम के मुताबिक। कुरान शरीफ में कौन सी जुर्म की क्या सज़ा है उसके मुताबिक फैसला होता था। उलमा इकराम को, आलिमों को और सरदारों को बहुत बड़ी अहमियत, इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिपार्टमेंट्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, पोस्टल, चैरिटी एंड एंडोमेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बादशाह के कब्जे में क्या क्या चीजें थी? डिफेंस था, डिफेंस यानी दूसरे मुल्कों से हमले को रोकने का जो डिपार्टमेंट है वो था। और फॉरेन अफेयर्स, बाहर के मुल्कों के साथ किस तरह ताल्लुकात करें, कारोबारी ताल्लुकात, दोस्ती ताल्लुकात, वो उसके बारे में बादशाह जिम्मेदार था। पोस्टल अफेयर्स, पोस्टल यानी एक दूसरे को पैगाम कैसा भेजे, एक दूसरे को पैगाम भेजने का जो तरीका था वो पोस्टल था, वो उस पर भी बादशाह का इख्तियार था। चैरिटी यानी सदका वगैरह, किसी को इनाम देना, किसी को सदका देना, किसी को खैरात देना, इस पर भी बादशाह की जिम्मेदारी थी। These departments were headed by ministers and officials. लेकिन बादशाह इसका जिम्मेदार था, लेकिन बादशाह ने इसके लिए हर डिपार्टमेंट के लिए एक वजीर बना के रखा था, एक ऑफिसर को बना के रखा था। वो ऑफिसर और वजीर सीधा डायरेक्टली बादशाह से कांटेक्ट में रहता था। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस। बादशाह की जो हुकूमत थी बहुत छोटे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड की गई थी। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर हेडेड बाय शिकदार, अमीन एंड चौकीदार। ठीक है। और ये छोटे जो डिविजन्स बादशाह ने बनाए थे, अब एक बादशाह 30 साल 70 साल हुकूमत करा, तो हर बादशाह ने अपने हुकूमत के दौरान छोटे डिपार्टमेंट्स को बनाकर छोटे देहात के छोटे देहात में जो है, छोटे गाँव में, छोटे खरियों में, देहातों में और बड़े शहरों में जो है चौकीदार को नौकरी पे रखा। ठीक है। अमीन यानी अमीन मीन्स वो कलेक्टर। अमीन का मतलब है कैशियर। कैश कितना है खजाने में कैश कितना है, दौलत कितनी है, कितनी कम हुई, कितनी कलेक्ट हुई, सारे का हिसाब रखने वाले को कैशियर कहते हैं। कैशियर को अपॉइंट किया, चौकीदार को अपॉइंट किया और सिकदार को अपॉइंट किया। द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, providing education facilities and ensuring cleanliness were the main role of these officials. ये चौकीदार और कैशियर और सिकदार या अमानतदार, इनकी जिम्मेदारी क्या थी कि शहर में या गांव में साफ सफाई का ख्याल होना चाहिए, लोगों को तालीम मिल रही है नहीं मिल रही है वो देखना चाहिए, और लोग कानून पर अमल कर रहे नहीं कर रहे वो देखना चाहिए, लोगों में रेवेन्यू, पैसा और प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखना चाहिए। और ये सारे जिम्मेदारियां इनके थे, किसके? सिकदार के, अमानतदार के और चौकीदार की। लैंड टैक्स, लैंड टैक्स, ज़कात, उशरू, खुम्स, ये सारे जिज़िया, ये सारे टैक्स के नाम हैं। लैंड टैक्स, खराज यानी लैंड टैक्स, ज़कात और उशरू भी एक टैक्स का नाम है। खुम्स, टैक्स ऑन द वेल्थ प्लंडर्ड ड्यूरिंग द बैटल्स, और जंग में जो सामान हमारे कब्जे में आता था उसे खुम्स कहते हैं। और जिजिया, ये सारे टैक्स की प्रॉपर्टी विथ हायर्स, इंपोर्ट ड्यूटी, हाउस टैक्स विद द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, ये सारे टैक्स जो है इनकम का बहुत बड़ा जरिया थे। इसके जरिए बादशाह के खजाने में इनकम आती और उसके खजाने को गरीबों के लिए, उसके रियायत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कितना था? खराज, ज़कात, उशरू, खुम्स और जिजिया, 5 तरह के टैक्स बादशाह उसूल किया करते थे। ये उस टैक्स के से जितना भी पैसा कलेक्ट होता, रेवेन्यू के तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसका रिकॉर्ड रखा जाता और ये कहाँ पे खर्चा हुआ इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। उसके बाद सोशल सिस्टम आता है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान्स, द मुस्लिम एंड द हिंदू कम्युनिटीज हैड देयर ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड फेथ्स। द हिंदू Bhakti saints and the Sufi saints of Muslim community ushered in social changes into old social system.